ये हैं हमारे प्यारे सेंसेक्स भैया। एक्चुअली ये राधे भैया हैं। ये हैं हमारे सेंसेक्स भैया। लेकिन सेंसेक्स भैया भी राधे भैया से कम नहीं है। उन्हीं की तरह नटखट है। पिक्चर के पहले पार्ट में जैसे राधे भैया अपना एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जमा देते हैं, इसी तरीके से हमारी पिक्चर के भी पहले पार्ट में सेंसेक्स भैया बहुत अच्छा इंप्रेशन अपना जमा दिए। उनकी रिटर्न बहुत ही बढ़िया जा रही थी, लेकिन जैसे ही इंटरमिशन आया उसके बाद से स्टोरी एकदम चेंज हो गई। और उसके बाद जो उतार चढ़ाव आया है उसको तो अभी तक हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं एवरी पैसा मैटर्स, और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एनपीएस के अंदर पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग की। रीबैलेंसिंग क्या होता है, क्या आपको पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करना चाहिए, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग से फायदा क्या होता है, और पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग कैसे करते हैं, इन चीज़ों को आज के वीडियो में मैं कवर करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही मैं अगला वीडियो बनाऊं वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे सेंसेक्स में इन्वेस्टमेंट की। तो मेरी जर्नी सेंसेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की स्टार्ट हुई करीबन अप्रैल 2013 के अंदर, जब हमने एनपीएस का अकाउंट खोला। अब एनपीएस का अकाउंट क्यों खोला? बिकॉज आपका जो पैसा है उसके ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। जितना भी पैसा आप अपने एम्प्लॉयर के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं एनपीएस के अंदर, वो पूरा का पूरा पैसा आपका टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाता है। यानी कि काफ़ी केसेस के अंदर आपको सीधा सीधा 30% की आपको रिबेट मिल गई। अब क्योंकि हमारे लिए एवरी पैसा मैटर्स, तो हमने सोचा कि चलिए इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज, इक्विटी से इससे पहले हमारा पाला नहीं पड़ा था, जो कि अगेन एक लर्निंग थी। हम भी उसी तरीके से सेफ इंस्ट्रूमेंट जैसे कि फिक्स डिपॉजिट एक्सेट्रा में पैसा डालते थे, और वही मामूली 5-7% की रिटर्न से खुश रहते थे। लेकिन जब बाकी लोगों से सुना, समझने की कोशिश करी कि एक्चुअली में असली जो रिटर्न है वो तो इक्विटी से मिलेगी, तो हमने सोचा चलिए एनपीएस के बहाने थोड़ा इक्विटी से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में मार्केट काम कैसे करती है। लेकिन हम तो झोला उठा के चल दिए इक्विटी को समझने के लिए, और मुंह के बल गिरना था, और आगे कुछ इसी तरीके से कहानी हुई, और हम कैसे संभले उसको कवर करेंगे। सो जब हमने अप्रैल 2013 के अंदर अपनी जर्नी स्टार्ट की, तो पिक्चर बहुत बढ़िया चल रही थी। जैसा मैंने कहा, इंटरमिशन तक कुछ सॉन्ग सीक्वेंसेस आए, कुछ उसके अंदर फाइट सीक्वेंसेस आए, लेकिन ओवरऑल जर्नी काफ़ी बढ़िया थी। क्योंकि जो हमारी रिटर्न है वो हम देखेंगे 2013 में सेंसेक्स था 18,000, और 2019 तक 42,000 सेंसेक्स था। अगर परसेंटेज की टर्म्स में बात करूं, तो मैंने 0% पे जब अमाउंट अपना इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था, वहां से 120% के गेन्स थे। तो ऑफकोर्स मैं एसआईपी की तरह पे हर मंथ इन्वेस्ट कर रहा था, तो मेरे रिटर्न्स काफी अच्छे आ रहे थे, और सब बढ़िया चल रहा था। और मेरा कॉन्फिडेंस एनपीएस के अंदर बढ़ता ही बढ़ता जा रहा था, जब तक कि मेरे पास 2019 के अंदर ये झटका नहीं आया। और उस साल जब मैंने अपनी स्टेटमेंट को देखा एनपीएस की, तो मेरे पास कुछ इस तरीके से फिगर आए कि मेरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 1.88% थी। फाइनेंशियल ईयर, उस फाइनेंशियल ईयर के जो मेरे पास जो पैसा डाला था उसके ऊपर रिटर्न था -14.38। ओवरऑल टीयर 2 के अंदर, ये मेरा टीयर 2 अकाउंट था, मेरे ओवरऑल XIRR, जो आपको पता है मेरा फेवरेट फॉर्मूला है, रिटर्न दिखा रहा है -0.08%, और उस फाइनेंशियल ईयर की अगेन -14%। ये था 2019-2020 के अंदर। और ये झटका बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही फायदेमंद रहा मेरे लिए। झटका फायदेमंद कैसा रहा? बिकॉज तब मैंने ज़्यादा इसको समझने की कोशिश शुरू करी। अब ये कह क्या रहा है, पहले इस बात की गहराई को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। हम कह रहे हैं कि हम 2013 से इस पैसे में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं, इस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। 2019 में आके देखते हैं कि हमारा जो टीयर 2 का पैसा है वो नेगेटिव रिटर्न हो गया है। यानी कि अगर मैंने 1-1 लाख रुपए एग्जाम्पल के लिए अगर जमा कराया है, 10 साल में 10 लाख रुपए जमा कराया है, तो उसके बाद 10 साल के बाद बोल रहे हैं भाई साहब आपकी पेंशन का टाइम हो गया है, आप जो लमसम अमाउंट इसमें से निकालिए, और आपको 10 लाख रुपए नहीं देंगे, आपको 9,99,900 रुपए देंगे। और ये बात तो ऑफकोर्स किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी, और मुझे भी अच्छी नहीं लगी। और दूसरी चीज़ ये कि जो मेरे उस साल पैसा डाला है उसके ऊपर -14%, अगर मैंने 1 लाख रुपए उस साल डाला है, तो मुझे 14,000 रुपये माइनस करके 86,000 रुपये मिल रहा है। और मैं भी उन लोगों की श्रेणी में आ गया कि भाई सेंसेस के अंदर पैसा डालना तो वेस्ट ऑफ मनी है, बिकॉज अपने 5-7% की रिटर्न से हम खुश रहते हैं, इसके अंदर डाल के नेगेटिव रिटर्न क्यों लेनी है। फिर मैंने बात करी कुछ लोगों से, खुद कुछ समझना स्टार्ट किया कि एक्चुअली में ऐसे तो कहानी चलेगी नहीं। क्योंकि अगर मैंने इस तरीके के रिटायरमेंट इंस्ट्रूमेंट में पैसा डालने की कोशिश करी जहां से रिटर्न मुझे नेगेटिव मिलेगी, तो उसका क्या फायदा हुआ। खैर, जब वहां से सीखा तो वहां से मुझे पता लगा कि पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग नाम की एक चीज होती है, कि जो आपके प्रॉफिट बन रहे हैं आप उस प्रॉफिट को बुक भी कीजिए। अब प्रॉफिट बुकिंग का क्या मतलब है? पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग को एक एग्जांपल की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं। मानते हैं कि आपने एक ऐसा पोर्टफोलियो चुना जहां पे अपने डेट की रेशो या फिर फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स की रेशो चुनी 40%, और इक्विटी में आपने सोचा कि मैं 60% का अमाउंट इसमें डालूंगा। अब जब भी हम पोर्टफोलियो यानी कि मिक्स्ड बैग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो हम हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशो को ध्यान में रखते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होती है? रिस्क रिवॉर्ड रेशो कहती है कि मैं कितना रिस्क ले रहा हूं और उसके लिए मुझे कितना रिवॉर्ड मिल रहा है। यानी कि अगर मैं किसी लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट में पैसा डाल रहा हूं, तो मैं वहां पे लो रिवॉर्ड की अपेक्षा करूंगा, और अगर मैं किसी हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट में अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो मैं वहां पे उम्मीद करूंगा कि मुझे रिटर्न भी हाई मिलेंगे। ऑफ कोर्स दोनों चीजें ही गारंटी नहीं है, और कुछ भी रिटर्न हो सकती है, लेकिन रिलेटिवली डेट या फिर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, उनका रिवॉर्ड लो रहता है, क्योंकि रिस्क प्रोफाइल उनका लो रहता है। और इसी तरीके से इक्विटी के अंदर हाई रिवॉर्ड की उम्मीद होती है ओवर द ईयर्स, क्योंकि इनका रिस्क प्रोफाइल हाई रहता है। अब
हमने अपना एनालिसिस किया कि मेरे को कितना रिस्क लेना मुझे ठीक लगता है और उसके हिसाब से हमने ये रेशो निकाली। मान के चलते हैं कि आपने पोर्टफोलियो बनाया 10,000 रुपए का। अब क्योंकि आपकी रेशो 40:60 है तो आपका इक्विटी के अंदर जाएगा 6,000 रुपीज़ और आपका डेट के अंदर जाएगा 4,000 रुपीज़। जब आपने पैसा डाला, कुछ टाइम बाद मानते हैं कि बुल रन हुआ, यानी कि मार्केट काफ़ी ऊपर गई और उसके कारण से आपका पोर्टफोलियो कुछ इस तरीके से दिखने लग गया, यानी कि डेट में आपका पैसा हो गया 20% की रेशो के हिसाब से और इक्विटी में हो गया 80%। अगेन एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि हमने डाले थे 10,000 रुपीज़ और ये 10,000 रुपीज़ के अंदर जब हमने इक्विटी में डाले थे 6,000 और डेट में हमने डाले थे या फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में हमने डाले थे 4,000 रुपीज़। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास बुल रन हुआ, ये 6,000 बन गए हमारे 20,000 रुपए और ये डेट का पैसा बढ़ के हो गया 5,000 रुपए, क्योंकि अगेन लो रिस्क रहता है तो लो रिवॉर्ड हमें यहाँ पे मिला। सो हमारे पास यहाँ पे जो पैसा था इनिशियली हमने डाला था 10,000 रुपीज़, वो अब बढ़ के हो गया टोटल 25,000 रुपीज़ और रेशो उसकी होगी 80:20। अब यहाँ पे क्योंकि हमारा इक्विटी में एक्सपोजर ज़्यादा हो गया, हम चाह रहे थे कि हमारा इक्विटी में एक्सपोजर 60% रहे और बाकी 20+20 यानी कि 40% हमारा डेट में रहे, लेकिन हमारा इस बुल रन के कारण इक्विटी में ओवरली एक्सपोज हो गए हैं और हमारा पोर्टफोलियो ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाएगा। अगर कोई क्रैश होता है इसके बाद तो हमारा जो इक्विटी के गेन्स है, यानी कि ये जो हमने पैसा बनाया है इक्विटी के अंदर, हमारे इसके लूज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। यानी कि एक सही ट्रिगर है, सही टाइम है पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने का, क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो अपनी ओरिजिनल थॉट से काफ़ी ज़्यादा डेविएट हो गया है। अब इसको हम वापस डेविएट करके वापस कैसे लेके आएंगे, ओरिजिनल थॉट के ऊपर 40-60 पे कैसे लेके आएंगे, उसको देखते हैं। तो अब हमारा टोटल अमाउंट है वो है 25,000। हमारा जो ओरिजिनल रेशो था 40:60 था, तो हम डेट के अंदर लगाएंगे 40% ऑफ 25,000, यानी कि अब हमें यहाँ पे पैसा चाहिए 10,000 रुपीज़ और हमें इक्विटी के अंदर 60% ऑफ 25,000, यानी कि इक्विटी के अंदर हमारा जो पैसा जाएगा वो जाएगा 15,000 रुपीज़। तो हम 16 इक्विटी के अंदर हम रखेंगे 15,000 रुपीज़, डेट के अंदर रखेंगे 10,000 और इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इक्विटी में से 5,000 रुपीज़ को निकालेंगे और इसको हम डेट में इन्वेस्ट कर देंगे, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर देंगे। सो 20,000 माइनस 5,000 इक्वल टू 15,000 और 5,000 प्लस 5,000 इक्वल टू 10,000। तो जैसे ही ये पोर्टफोलियो 15,000 और 10,000 के रेशो में आएगा, यानी कि वापस हमने 25,000 रुपये को री इन्वेस्ट कर दिया है, तो ये जो रेशो बन जाएगी ये अगेन हमारी 60:40 की रेशो बन जाएगी, विच विल बी इन लाइन विथ जो मेरा रिस्क प्रोफाइल है, जो मेरा रिस्क एपेटाइट है। अब हमने जो हमारा ये प्रॉफिट्स हुए थे, हमने यहाँ पे देखा हमने काफ़ी प्रॉफिट इक्विटी में हमने अर्न किए थे, इन प्रॉफिट्स को हमने इन अ वे लॉक कर दिया है, क्योंकि हमें उम्मीद है कि ऑल्दो हमें यहाँ पे रिवॉर्ड्स कम मिलेगा, लेकिन फिर भी जो हमारे रिटर्न्स हैं उसको हमने सेव कर दिया है, सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स में हमने इनको इन्वेस्ट कर दिया है। नेक्स्ट मान के चलते हैं कि इसके बाद एकदम से गिराव आता है और मार्केट नीचे गिर जाती है। सो मार्केट गिरने के कारण हमारा इक्विटी का जो प्रोफाइल था वो 60% से कम होकर एकदम से 35% रह गया है और डेट का प्रोफाइल अगेन हमारा 40% से बढ़ के 65% हो गया है। जैसा हम एग्जांपल ले रहे थे, हमने पैसे इन्वेस्ट किए थे इक्विटी और डेट के अंदर, और इक्विटी के अंदर हमारा जो पोर्टफोलियो था वो हमने यहाँ पे देखा था कि 15,000 रुपये हैं और डेट के अंदर हमारे पास 10,000 रुपये हैं। टोटल हमारे पास ये 25,000 रुपीज़ की हमारी इन्वेस्टमेंट थी। अब क्योंकि मार्केट में ऐसा गिराव आया है, इक्विटी के अंदर हुआ 47% का ड्रॉप और 15,000 रुपये कम रह के हो गए 8,000। बहुत बार ऐसा हुआ है और आपके हो सकता है इक्विटी में इस तरीके के एक्सपोजर हो जहां पे इतना गिराव आया। डेट के अंदर ओवर द टाइम इंक्रीज होता है और मानते हैं कि डेट ने काफ़ी अच्छी रिटर्न दी और आपके पास 15,000 रुपये डेट के अंदर बन गए, यानी कि टोटल आपके पास जो रिटर्न आई वो आई 23,000 रुपये की। हमने लास्ट वाली स्लाइड के अंदर पोर्टफोलियो रीबैलेंस किया था। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली में अगर हम देखें तो हमारे पास जो मार्केट के गिराव हुआ है वो इक्विटी के अंदर 7,000 रुपये हमारे पास पैसे गिरे हैं और डेट के अंदर 5,000 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है। न्यू टोटल 23,000 रुपये था। अगर हमने अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस नहीं किया होता और ओरिजिनल वैल्यूज रखी होगी, आपको याद है हमारी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, हमारी ओरिजिनल वैल्यूज थी 20,000 रुपये और 5,000 रुपये। तो अगर हमने इस पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने के बजाय वही वैल्यूज 20,000 और 5,000 रखी होती तो क्या होता। अब देखिए जो पोर्टफोलियो की गिरावट इक्विटी में हुई है वो करीबन 46% के करीबन हुई है, और अगर हम 20,000 रुपये का 46% लेते हैं तो ये आता है 9,333 रुपये। और अगर हम जो यहाँ पे देखते हैं डेट के अंदर हमारे पास कितना बढ़ाव हुआ है, तो डेट के अंदर हम देखते हैं करीबन 50% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो हमारे पास 5,000 रुपये का इंक्रीमेंट आता है 2,500 रुपये। यानी कि मेरे पास अगर इस पोर्टफोलियो को मैं ओरिजिनल पोर्टफोलियो को रखता और इसी तरीके की हम गिरावट और बढ़ावट देखते तो मेरे पास जो आज पोर्टफोलियो होता वो इक्विटी में होते 10,667 रुपये और डेट के अंदर होते 7,500 रुपये। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं या इन दोनों को अगर हम टोटल करते हैं तो हमारे पास वैल्यू निकल के आती है 18,167 रुपये।
अब देखिए, हमने पोर्टफोलियो को अगर रीबैलेंस नहीं किया होता तो हमारे पास ये वैल्यू आती, और पोर्टफोलियो को क्यों हमने रीबैलेंस किया हुआ था, क्योंकि हमने रीबैलेंस किया होता तो हमारे पास वैल्यू आई है 23,000 रुपए की। यानी कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा इनकम आई है वो आई है 4,833 रुपए की, और ये अमाउंट हमारे जो ओरिजिनल अमाउंट है उससे करीबन करीबन 26% एक्स्ट्रा है। तो पोर्टफोलियो रीबैलेंस करने के कारण हम 26% की एक्स्ट्रा इनकम हम अर्न कर पाए हैं, या फिर रिलेटिवली सेफ इनकम हम अर्न कर पाए हैं, बजाय इसके कि हम इसको एज इट इज छोड़ देते जब मार्केट ऊपर गई हुई थी। एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि हमने ओरिजिनल पोर्टफोलियो लिया था अगेन 10,000 रुपए का, और हमने डेट लिया था 40% और इक्विटी लिया था 60% का, और इस बार मानते हैं कि सबसे पहले मार्केट नीचे गिर गई, और मार्केट कुछ इस तरीके से गिरी कि इक्विटी गिरी करीबन 36% की, और उसी तरीके से हमारे पास डेट में इंक्रीमेंट हुआ। हमने स्टार्ट किया था 10,000 रुपए से, जिसमें से हमने इक्विटी के अंदर डाले थे 6,000 रुपए, और हमने डेट यानी कि फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स में डाले थे 4,000 रुपए। अब इसके बाद जो हमारी मार्केट के अंदर गिरावट आई इक्विटी में और जो फिक्स इनकम में बढ़ावट आई, उसके कारण क्या हुआ कि इक्विटी 6,000 से गिर के हो गया 3,500, और डेट 4,000 से बढ़ के हो गया 6,500। इस चेंज के कारण आप देखेंगे शुरू में भी हमारे पास 10,000 रुपए थे और अभी भी हमारे पास 10,000 रुपए हैं, लेकिन हमारा जो इक्विटी के अंदर है हम अंडर एक्सपोज हो गए हैं। यानी कि अगर इसके बाद बुल रन होती है और मार्केट रिकवर करती है तो हमारे को उतने गेन नहीं मिलेंगे जितने तब मिलते अगर हमारे पास इक्विटी के अंदर 60% का एक्सपोजर होता। तो हम इक्विटी के अंदर 25% अंडर एक्सपोज है, और डेट की हमें मालूम है कि रिटर्न लो रहती है, तो जो हमारा पैसा डेट के अंदर है वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा। सो यहाँ पे फिर से हम एक बार पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करेंगे, और पोर्टफोलियो रीबैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे 2,500 रुपए डेट से और उसको इक्विटी में डाल के वापस 62:40 के रेशो में लेके आएंगे। तो हमने 6,500 में से 2,500 निकाले, यानी कि हमारे पास वापस से 4,000 रुपए आ गए, और इस पैसे को हमने डाल दिया इक्विटी के अंदर, और 3,500 में जब 2,500 डालते हैं तो वापस 6,000 रुपए आ गए। तो हमने इस पोर्टफोलियो को कर लेंगे रीबैलेंस। अब इसके बाद मार्केट में मानते हैं वापस से बहुत ही अच्छा उछाल आया, बुल रन हुई, और आपकी रेशो अगेन 20:80 पहुंच गई। यानी कि हमने जो पैसा लिया था, देखिए कि कैसे हमारा जो 6,000 और 4,000 रुपए की वैल्यू थी, 6,000 रुपए की वैल्यू थी हमारी इक्विटी में, 4,000 रुपए की वैल्यू थी हमारी डेट के अंदर। ये 6,000 पहुंच गया आपका 20,000 रुपए। आपको याद होगा हमने पहले भी एग्जांपल लिया था, और डेट आपका पहुंच गया 5,000 रुपए के अंदर। इक्विटी के अंदर करीबन 233% की रिकवरी हुई है, और डेट के अंदर आप देख सकते हैं कि करीबन 25% की हमने इंक्रीज इसके अंदर दिखाई है। अगर हमने यहाँ पे पोर्टफोलियो रीबैलेंस नहीं किया होता और ओरिजिनल वैल्यू रखी होती, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, 3,500 रुपए इक्विटी में और 6,500 डेट में, तो इक्विटी में अगर हम 3,500 रखते और डेट में अगर हम 6,500 रुपए रखते तो हमारे पास इंक्रीमेंट कैसे होते। तो अगर हम 25% लगाते हैं डेट के अंदर हमारे पास इंक्रीमेंट हुआ था, तो 6,500 रुपए जो है वो हमारे बढ़ के हो जाते 7,800 रुपए, और जो 3,500 है ये बढ़ के हमारे पास होते 11,667 रुपए। यानी कि हमारा जो टोटल 10,000 रुपए बन गया था वो 10,000 रुपए हमारे इंक्रीज होकर यहाँ पे बनते 19,467 रुपए, और इस केस में हमारे पास बने वो 25,000 यानी कि 25,000 रुपए। यानी कि हमारे पास कितना डिफरेंस आया, अगर आप 25,000 में से 19,467 को माइनस करते हैं तो आपके पास 5,533 रुपए आते हैं, और आप देखेंगे कि 5,533 इस अमाउंट का करीबन 28% है। यानी कि अगर आप पोर्टफोलियो रीबैलेंस नहीं करते तो आपको 28% का घाटा रहता, क्योंकि आपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस किया है तो आपको 28% एक्स्ट्रा गेन मिल पाए, बिकॉज इक्विटी ने रिकवरी करी है। सो आई होप इस छोटे से एग्जांपल से आप समझ पाए होंगे कि पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग क्या होती है और उससे हमें क्या फायदा होता है। अब चल के देखते हैं कि एनपीएस के अंदर आप पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग किस तरीके से कर सकते हैं। हम इसके अंदर ट्रिगर लगाएंगे एक एनपीएस की साइट पे जाके, जहां पे हम वैल्यू को चेंज करेंगे और अपने आप आपका पोर्टफोलियो पूरा रीबैलेंस हो जाएगा। लेकिन वहां पे जाने से पहले मैं आपको ये दिखाता हूं कि मेरे पोर्टफोलियो में इस साल क्या हुआ और क्यों मैंने बात करी है इस पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने की। देखिए, मैंने अपनी पोर्टफोलियो के अंदर जो रिस्क एपेटाइट चूज किया होता वो चूज किया हुआ था टीयर 1 के अंदर 60-20-20, यानी कि मैं 60% इक्विटी में और 20% यानी कि टोटल 40% मैं डेट के अंदर इन्वेस्ट कर रहा था। तो यहां पे अगर हम देखें तो मेरा रिस्क प्रोफाइल था कुछ इस तरीके से। लेकिन हुआ क्या, इस बार जो बुल रन हुआ है, यानी कि जो हम अगर सबसे पहले जाएं, ये जो मार्केट में जो चढ़ाव आया है इसके कारण मेरा जो इम्पैक्ट है वो ऐसा हो गया कि मेरा 68.53%, 15.94% और 15.53% का मेरा एक्सपोजर हो गया, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 69%, और इसको 15 दूनी 30, 31% का मेरा डेट एक्सपोजर हो गया, जो आप देखेंगे अराउंड 9% का चेंज आ गया है। टीयर 2 की बात करूं तो इसमें भी 7.5% का इंक्रीज हो गया है मेरे इक्विटी के अंदर, और डेट के अंदर कॉरस्पॉन्डिंगली 7.5-8% का डिक्रीज हो गया है मेरे एक्सपोजर के अंदर। ये एक ट्रिगर पॉइंट है, क्योंकि लास्ट मैंने जब अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस किया था तो मैंने अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस किया था अगस्त-सितंबर 2020 के अंदर। मैंने इस टाइम पे अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस किया था जब मैंने अपने इक्विटी एक्सपोजर को एक्चुअली में कम करके 60% के करीबन कर दिया था, और मैंने अपने टीयर 2 में भी अपने इक्विटी एक्सपोजर को कम कर दिया था। इससे पहले भी मैंने एक बार पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग किया हुआ है, जब मार्केट नीचे गिर रही थी तब भी मैंने किया था, जिसका मुझे काफी फायदा मिला। लेकिन मैंने कंजर्वेटिवली अपने पोर्टफोलियो को रखा, और उसका रीजन ऐसा है क्योंकि मैंने एनपीएस में देखा कि एनपीएस
एनपीएस में ऑल्दो हम इक्विटी में पैसा डाल रहे हैं लेकिन उसके जो फंड है वो एक्टिवली मैनेज नहीं होते। सो इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ही अपना रिलेटिवली पैसा सेफ रखूंगा। सेकंडली मेरा पैसा जो है ये मुझे फ्यूचर के लिए चाहिए, तो मेरे को सिक्योरिटी पर्पज इसका ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए मैंने इक्विटी एक्सपोजर को अपना कम कर दिया। लेकिन वापस से देखा कि इक्विटी एक्सपोजर मेरा 68-15-15 और 68-16-16 के आसपास पहुंच गया है। तो ट्रिगर लगाते हैं, 1 साल का टाइम हो गया है, लेट्स डू दी पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। अब पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग कैसे करते हैं, चलिए उसके अंदर चलते हैं। तो पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के लिए आपको सबसे पहले अपने अकाउंट में लॉगिन करना है और यहां पे लॉगिन करने के बाद आपको जाना है ट्रांजैक्ट ऑनलाइन और चेंज स्कीम प्रेफरेंस। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से डिटेल आएगी। तो हम किस पर्टिकुलर अकाउंट के लिए या किस पर्टिकुलर टीयर के लिए चेंज करना चाहते हैं, मैं टीयर 1 के लिए यहाँ पे चेंज करता हूँ। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। एक्चुअली में जो चेंज होगा ये आपका 2 दिन के बाद चेंज होगा, तो उसी तरीके की आपको इन्फॉर्मेशन कुछ देगा। अब यहाँ पे मेरे पास दिखा रहा है कि मेरा प्रैन नंबर क्या है, मेरे पास कौन सी स्कीम डिटेल है, कौन सा मेरा फंड मैनेजर है और क्या मेरी स्कीम प्रेफरेंस रही है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे 60-20-20 है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्कीम प्रेफरेंस की परसेंटेज चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और मैं दबाऊंगा यहाँ पे सबमिट। नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर मुझे यहाँ पे डालना है, अपना ऐड करना है और मेरे को फंड मैनेजर मैं वही रखूंगा जो मेरे पास पहले था। मैंने लिया हुआ है एलआईसी का, तो एलआईसी लूंगा। स्कीम फंड लूंगा, मैं स्कीम का नाम लूंगा इक्विटी। और यहाँ पे इस बार मैं 60% की जगह पे इसको थोड़ा सा चेंज करके लेट से 60.5 कर देता हूँ, या 61 ही कर देते हैं इसको, ताकि इसको ट्रिगर मिले कि मैं कुछ अमाउंट को या फिर कुछ फंड को मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। सेकेंड, इसको मैं कॉर्पोरेट को 20 की जगह पे कर दूंगा 19.5 और इसी तरीके से मैं जो तीसरा वाला है गवर्नमेंट बॉन्ड्स को, उनको भी मैं 20.5 कर देता हूँ, सॉरी 19.5 कर देता हूँ। और अब मैं करूँगा इस पर सबमिट। तो मेरे पास यहाँ पे वापस ये समरी शीट दिखा रहा है कि मैं इस तरीके की अपनी चॉइस कर रहा हूँ, इस तरीके का मैं अपनी रिक्वेस्ट चूज़ करना चाहता हूँ। ओटीपी को सेंड करें तो मैं सेंड ओटीपी पे क्लिक करता हूँ। तो मेरे पास ओटीपी आ गया, यहाँ पे मैं ओटीपी को एंटर करूँगा और इस तरीके से मेरी जो रिक्वेस्ट है वो लॉग इन हो जाएगी। ये रिक्वेस्ट जो है करीबन 2 से 3 दिन का टाइम लेती है पूरा प्रोसेस होने में। आपको अपने अकाउंट के अंदर एंट्री नजर आएंगी कि आपके अकाउंट में पैसा यहाँ से डिडक्ट हुआ है और यहाँ पे पैसा डला है। जैसे इस केस के अंदर आप देखेंगे कि आपका इक्विटी से पैसा डिडक्ट होगा और कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा चला जाएगा। मैं टीयर 2 में इन्वेस्टमेंट को चेंज नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं वहां पे एग्रेसिव मोड में ही रहना चाहता हूं। मैं अब बुलिश हूं मार्केट के ऊपर, तो देखेंगे मार्केट और ऊपर कितनी जाती है। साल में एक बार इसको चेक करना होता है, लेकिन अगेन नॉट ओनली ऑन वन टाइम बट ऑल्सो मेक श्योर कि आप जब एकदम से मार्केट में ज्यादा उतार चढ़ाव होता है तब भी आप इसको जरूर चेक करें। जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि मैंने जो अपने पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग है, इससे पहले मैंने अगस्त और सितंबर 2020 में किया था, लेकिन इससे पहले मैंने मार्च 2020 में, जब आपको याद होगा कि मार्केट एकदम से नीचे गिर रही थी, तभी मैंने अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस किया था ताकि मैं अपने एक्सपोजर को जो है वो कंट्रोल कर सकूं या चेंज कर सकूं और गिरती हुई मार्केट का फायदा ले सकूं। उस केस में मैंने क्या किया था, मैंने आप देखेंगे मैंने इक्विटी एक्सपोजर को जो है बढ़ाया हुआ है। और इक्विटी एक्सपोजर को मैंने इसलिए बढ़ाया था बिकॉज उस टाइम पे मार्केट गिर रही थी, यानी कि मैं अगर अपने डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करूंगा तो फिर मेरे पास ज्यादा उसके अंदर इक्विटी के मेरे पास यूनिट्स आएंगे और जब मार्केट ऊपर जाएगी तो मुझे उसका फायदा होगा। सो पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग मुश्किल नहीं है लेकिन बहुत ही जरूरी है। इनफैक्ट एनपीएस अगर आपने ऑटो मोड में चूज किया हुआ है तो साल में एक बार आपकी बर्थ डेट पे ऑटोमेटिकली उसको रीबैलेंस करता है, इसी चीज के कारण, ताकि आपका पोर्टफोलियो एक्सपोजर जो है वो मेंटेन रहे विद योर एज और जैसा आपका रिस्क एपेटाइट है उसके अकॉर्डिंगली ही आपका पैसा इन्वेस्ट हो और ताकि आपको सेफ्टी मिल सके, सुकून मिल सके आपके बुढ़ापे के दिनों में या फिर आपकी रिटायरमेंट की एज के ऊपर। आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आप मैनुअली कंट्रोल करते हैं या आप ऑटो मोड में डालते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स में ये जरूर देखिए साल में एक बार कि आपका रिस्क एक्सपोजर के थ्रू या फिर आपका जो रिस्क प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट हुई हुई है या फिर उससे डाइवर्ट हो गई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक पे क्लिक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।